गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार आज आपके बीच में आया हूं अपने वेदांतु 9th क्लास के गंतव्य सीरीज को लेके। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो कि फिजिक्स का 9th क्लास का है, दैट इज द मोशन, उसको हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, मैं आप लोगों से बेसिकली एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाह रहा था और एक छोटा सा कहीं ना कहीं आपको एक बात साझा करना चाह रहा था कि देखो, आज से हम फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब इसका एक छोटा सा सिंपल सा मतलब है कि आज से हम लोग किसी भी चीज को लर्न नहीं करेंगे, एक्टिविटीज के फॉर्म में सीखेंगे। हमारे तरफ से जो भी नोट्स होगा, मेरे तरफ से जो भी आइडियाज होंगे, मैं आपको यहीं पे सब कुछ दे दिया करूंगा। सो इस चैप्टर के आगाज में आज कहीं ना कहीं हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्या कंटेंट है हमारा। आज आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर होगा मोशन का। अपकमिंग डेज में हम उसके टॉपिक्स को देखेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, पीवाईक्यूज दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर इन फ्यूचर अगर जब आप लोग क्वेश्चंस बनाने जाओगे या फिर अपने कंसेप्ट्स को पढ़ने जाओगे, तो जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी आपको दिक्कत हो, आप जरूर इसे कमेंट करके जरूर बताएं। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, वंस अगेन एक बार मैं फिर आप लोगों से बोलना चाहूंगा, चीजें अगर आप लोगों को अच्छा लगे, लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल बटन को अपने हाथ से दबाते रहिएगा। रीजन इज दैट क्योंकि नोटिफिकेशंस जब आएगा तो कहीं ना कहीं आप चीजों को सीरियसली चीजों को कर पाइएगा। सो कैन वी स्टार्ट द टुडेज लेक्चर? या ओके। सो द स्टूडेंट, द टॉपिक दैट यू आर सीइंग इन द बोर्ड इज दैट रिटन इज रेस्ट एंड मोशन। मतलब जो आज का जो पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर के नाम पे ही रेस्ट एंड मोशन है। तो कैन यू गेस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन? यस सर, आप लोग सब अपने अपने कहीं ना कहीं स्क्रीन को देखने के बाद बोल रहे होंगे कि यस सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। जो चीज स्थिर है, यानी जो चीज रुकी हुई है, वो रेस्ट है, और जो जिस चीज में मतलब मूवमेंट हो रहा है, जो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, वो मोशन हो रहा है। यस स्टूडेंट, इट इज एब्सोल्युटली राइट, बट वी आर नॉट इन द स्टैंडर्ड 5th and 6th where just these concepts are good to go. We are in the class 9th. In this topic we can just go towards the some new ideas and new concepts, जिसमें हम लोग आज ये भी देखेंगे कि सर what are the various factors that determines the rest and motion. What are the situations जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि सर किस बॉडी को रेस्ट कहा जा सकता है, किस बॉडी को मोशन में कहा जा सकता है। सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, वी जस्ट वांट टू शेयर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रेस्ट। तो वी कैन से दैट कि सर एनी बॉडी विच इज नॉट टेंडिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम जस्ट स्टैंडिंग हियर, मैं यहां पर खड़ा हूं, तो ये मेरा क्या है? रेस्ट पोजीशन है। ओके, बट सेम सिचुएशन में एक आपसे छोटा सा सिचुएशन मैं आप लोगों के साथ अवेल करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, दे आर द टू फ्रेंड्स, द नेम ऑफ द टू फ्रेंड्स इज, आप लोग कोई भी अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम ले सकते थे। जैसे मैं अपना बेस्ट फ्रेंड का नाम ले रहा हूं, मान लीजिए माय बेस्ट फ्रेंड इज अचिंत्य। मैं और अचिंत्य यहाँ खड़ा था। अब हुआ क्या कि हम लोगों में बहस हो गई और हम लोगों ने सोचा क्या, जैसे मैं बोल रहा था कि अचिंत्य, नाउ इफ आई एम नॉट मूविंग तो आई एम इन द रेस्ट पोजिशन। तो उसने बोला कि नहीं, इट इज नॉट बी सेड दैट कि आप अगर आप मूव नहीं कर रहे हो तो आप रेस्ट हो, क्योंकि आप मेरे नजरिए से, आप मतलब आसपास यहाँ के लोगों के नजरिए से देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी जस्ट गो ऑन मून एंड फ्रॉम वेयर यू कैन सी दैट द होल अर्थ इज मूविंग। सो तो इस कॉन्सेप्ट में अभी हम नहीं फंसेंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम आप लोगों को स्पेशली अलग से एक टॉपिक में दिखाएंगे। सो अभी बेसिक जो टॉपिक हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहा वो ये रहा, रेस्ट। तो रेस्ट को हम लोग कह सकते हैं सर कि सर जो टाइम के रिस्पेक्ट में जिसका मूवमेंट नहीं होता है बॉडी का, वो एक अपने पोजीशन को कहीं ना कहीं फिक्स रखे हुए है, उस बॉडी को क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। क्लियर है? एंड मोशन इज दैट कि सर एनी बॉडी विच कैन मूव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज द बॉडी इज इन सेड टू बी इन मोशन। क्लियर है? नाउ अब हम लोग बढ़ रहे हैं देखने के लिए कि सर इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, so you can see that there are some content and some topics that are written here, and some of the contents that we have to go through is the first is the rest and motion, the second is the scalar and vector, the third one is the distance and displacement, fourth one is the speed and velocity, as well after it acceleration, displacement time graphs, velocity time graph, acceleration time graph, equation of motion, free fall, and after the 1 to 2 topics that is related to the numericals, circular motions, and the previous year question. You can see it. Yes. That are the proof of equation, circular motion, numericals, and PYQs. So student, before starting going towards any other topic, the first topic that we have today is the rest and motion. So can we start? Yeah, okay, fine. तब तक आप लोग एक काम करो, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो बेटा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और आगे बढ़ने के लिए भी चीजों को जरूरी है। ओके, सो
Here is the first topic, rest and motion. As you are looking in this picture, the man is resting on his chair. मतलब ये इंसान अपने चेयर पे आराम से बैठा हुआ है, and this person is moving, is in the posture of moving. Or you can see that there is some celestial object is coming or moving. तो इसमें आप रेस्ट और मोशन किसको कहेंगे? सर, दिस ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन and this object is in motion. So the basic definition that we comes from this conclusion is that ki sir, first, rest. What is rest? If any object does not change its position with respect to time, the object is said to be in rest. So, if any object does not change its position with respect to time, the object is said to be in rest. Same motion, same thing. If any object change its position with respect to time, the object is said to be in motion. Okay, this is the basic definition. So this is not a very conceptual clarity. यहाँ से आप लोगों को बस इतना समझना है कि सर रेस्ट और मोशन का मतलब क्या है. Now, as we move forward, बिफोर जस्ट गोइंग टुवर्ड द न्यू टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, दैट इज द रेफरेंस फ्रेम, मैं आप लोगों से कुछ ऐसे एग्जांपल साझा करना चाहता हूँ, मतलब ऐसे एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को खुद ये रियलाइज हो जाए कि अरे सर, ये तो हमारे डे टू डे लाइफ में हमेशा हुआ है और इस पर हमने कभी गौर भी नहीं किया. अच्छा, सपोज करो कि आज आप लोग सभी स्टूडेंट अपने अपने स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, और स्कूल में क्या है कि आज आप और आपका फ्रेंड, आप लोग जो जिस बस से जा रहे हो उस बस में पूरी तरीके से ब्लैक शीशा लगा हुआ है. आप और आपके फ्रेंड उस पर गए, बैठे सामने से, रोड इज़ वेरी गुड, जो कि अमूमन ऐसा नहीं होता है. एज वी नो डैट कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ रोड्स ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट मान लेते कि हम लोग उस ऐसे जगह से जा रहे हैं जहाँ रोड्स बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे कोई जर्किंग नहीं है. आप और आपका फ्रेंड बैठा, चारों तरफ से बस लॉक हुआ, आप लोग मूव कर रहे हैं. अगर थोड़ी देर के बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग मतलब मूव कर रहे हैं या रुके हुए हैं, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो आप लोग यही बोलोगे कि सर मैं और मेरा फ्रेंड दोनों रेस्ट में है. बट समवन, द पर्सन हु इज लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द विंडो, वो क्या बोलेगा? आप और आपका फ्रेंड दोनों मूव कर रहा है. एंड दिस इज द केस दैट बिकम द रेफरेंस फ्रेम. और इसी से एक चीज बात बाहर आके निकलती है क्या, कि बेटा रेस्ट एंड मोशन होता क्या है? सर, रेस्ट एंड मोशन एक कंडीशन है जो कि ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि सर हम किस टाइम पोजीशन से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस मतलब रेफरेंस से हम उसको देख रहे हैं. सो रेफरेंस फ्रेम एंड द टाइम ऑफ द ऑब्जर्वर बिकम द वन ऑफ द critical things that determines that either the object is moving or it is in the rest position. So basically the first point that we have seen today is sir, what is the meaning of rest and motion. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? सर, रेस्ट और मोशन क्या होता है. इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि सर on what factors the rest and motion depend. तो रेस्ट एंड मोशन किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? रेस्ट एंड मोशन डिपेंड कर रहा है सर टाइम रेफरेंस पे, सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, जिसको हम लोग फर्स्ट कर सकते हैं टाइम एंड पोजीशन, सेकंड हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेफरेंस फ्रेम ऑफ द ऑब्जर्वर. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी बॉडी को हम रेस्ट में कह रहे हैं या मोशन में. सेम एक एग्जांपल ले लेते हैं. और ट्रेन वाला क्या होता है? आपकी सपोज करो आप, आपकी मम्मी, आपके भाई बहन और आपके पूरी फैमिली, आज आप लोग कहीं ट्रैवल करने जा रहे थे ट्रेन से, ठीक. अब हुआ क्या कि आप आए, ट्रेन में बैठे, और हुआ क्या कि ट्रेन को आप लोगों, मतलब ट्रेन स्टार्ट हुई चलना, आप लोगों को क्या लगता है कि ऑल द थिंग्स आर मूविंग एंड यू आर इन द रेस्ट पोजीशन. बट कोरोलरी में क्या होता है? आप मूव करते रहते हैं और बाकी चीजें क्या होती है? रेस्ट में होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन द ट्रेन एंड ट्रेन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियस ही बात है, आपको क्या लगता है कि सर सारे पेड़, सारे पौधे, सारा स्टेशन मूव कर रहा है, हम लोग स्थिर है. बट होता क्या एक्चुअल में?
आप मूव करते रहते हैं और सारी चीजें स्थिर होती है। ये कैसे पता चला? आपको क्या लग रहा था कि बाकी चीजें मूव कर रही है, तो आपके रेफरेंस से अगर हम देखें तो आप रेस्ट में थे, बट जो पर्सन स्टेशन पे या आउटसाइड ऑफ द ट्रेन खड़ा था उसके फ्रेम से देखने जाए तो क्या लग रहा था कि नहीं, आप मूव कर रहे थे, बाकी दुनिया रेस्ट में थी। सो क्लियर हुआ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस फ्रेम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। क्लियर है? कैन वी जस्ट प्रोसीड? आई होप जस्ट आई वांट टू गिव द टाइम ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 minute in order to just note it down this thing, that is the rest and motion. Can you please note it down? It's a request from my side. Yeah, please note it down. If any, just I will repeat it. If any object does not change its position with respect to time, the object is said to be in rest. And if any object change its position with respect to time, the object is said to be in motion. So now we are just moving further into the next topic. That is the scalar and vector. So student, in the some of the books you can see that ki after rest and motion, the topic that comes is distance, displacement, speed and velocity. But in meantime, before going to these topics sir, ki rest and motion के बाद distance displacement क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी क्या होता है, हम इन चीज़ों से पहले आप लोगों को कुछ एक चीज़ बताना चाहते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर के बेसिक्स को समझने में मदद आएगा। दैट इज द स्केलर एंड वेक्टर। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये तो वर्ड्स कुछ अच्छे थे जो समझ में आ रहे थे, दिख रहे थे, बट सर ये स्केलर एंड वेक्टर क्या है? देखो बेटा, स्केलर एंड वेक्टर्स आर द टू क्वांटिटीज दैट आर यूज्ड इन ऑर्डर टू मेजर द वैल्यूज की। सर कोई भी हम जो फिजिक्स में क्वांटिटी यूज कर रहे हैं वो उसमें और वो मैग्नीट्यूड के साथ आया है या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों के साथ आया है। सो फर्स्ट माय थिंग इज दैट कि वन ऑफ द लेटर दैट इज रिटन हियर इज ए स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है? देखो सर, इसको हिंदी में पता है आप लोग को, मैं इसका हिंदी नेम अगर आप लोग को बताऊंगा तो इट्स क्वाइट बी इंटरेस्टिंग एंड फनी आल्सो। इट्स नॉट अबाउट द फनी बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज स्केलर का मतलब होता है अदीस और मतलब वेक्टर का मतलब होता है सदीस। तो दीज आर द मतलब अदीस एंड सदीश आर द हिंदी वर्ड्स ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर। So this is the fun fact. So let it go. Now towards the topic is that scalar. Sir, in the definition in the books you can directly see that ki sir any quantity which have the only magnitude, no direction is called scalar quantity. It means that, for example, ki take an example ki sir this is the A, this is B. अब A और B क्या है? सोचो ध्यान से। A अपने आप को रख लो, yourself, ठीक है, और बी क्या है? आपका फ्रेंड। चलो बढ़िया बात है। आपको क्या है कि ए से बी के घर पे जाना है, ठीक? ए से बी के घर पे जाना है। अब जाने के दो रास्ते हैं। द वन ऑफ द वे इज डायरेक्टली रोड कनेक्ट्स, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपके पापा का ऑफिस है। सो यू डू नॉट वांट टू डायरेक्टली गो टू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मतलब अपने घर से अपने फ्रेंड के घर नहीं जाना चाहते क्योंकि हो सकता है पापा यहाँ देख ले, जो कि एक बहुत बड़ा हैजार्ड बन सकता है आपके लिए, ठीक? तो उनका आंख पूरी तरीके से आपके मतलब इस रोड पे देखने के लिए कि कहीं ना कहीं आप जा रहे हो या नहीं, तो आप इस रास्ते से नहीं जाना चाहते। दूसरा रास्ता था दैट इज मूविंग समथिंग लाइक दिस एंड अगेन दिस। तो कुछ इस तरीके से आपके घर के तरफ, मतलब आपके फ्रेंड के घर की तरफ, बट यू वांट टू चूज दिस रोड क्योंकि यहाँ पे आपके पापा का देखने का खतरा नहीं था। सो माई क्वेश्चन इज दैट कि यू आर इन द ईस्ट, सॉरी यू आर इन द वेस्ट, you are in the west, your friend house is in the east, so and the distance between your both the houses is 2 kilometer and the path that you have chosen is about 5 kilometer. So what is the difference between the two figures, two paths, that is one is this and one is this? first path और second path में क्या difference आप लोग को देख के नजर आ रहा है? Students please कमेंट करो, बताओ। ये एक ऐसा केस है जो सबके लाइफ में होते रहा है, आप लोगों ने फेस किया है कि सर एक आसान सा रास्ता जो डायरेक्टली कहीं से एक जगह से दूसरे जगह, मतलब आपके फ्रेंड के घर पे जाता है, बट उसमें कहीं ना कहीं किसी को देखने का खतरा रहता है। अब देखो, इट्स नॉट अबाउट द फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट दैट कि जहां भी आप जाना चाहते हो, ठीक? तो दोस्त का घर तो एक कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन पॉइंट है, बट जो भी आपका डेस्टिनेशन रहता है उस डेस्टिनेशन पे जहां भी जाना चाहते हो, जहां आपके मन में हमेशा खतरा बना रहता है कि कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, उसका एक डिस्टेंस और उसका एक डायरेक्शन दोनों दिया रहता है।
बट एक आप रास्ता वो चूज करते हो जो कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब लंबा तो होता है, लेकिन कोई इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि वो किस रास्ते से, किस गली से, किस मोहल्ले से, किस चौराहे से निकलेगा। सो अब इन दोनों फिगर्स को देख के आप क्या डिटरमाइन कर पा रहे हो इन द लैंग्वेज ऑफ स्केलर एंड वेक्टर? इट इज वेरी सिंपल डैट कि सर द फर्स्ट डायरेक्शन, द फर्स्ट डिस्टेंस दैट इज वी आर लुकिंग हेयर, यानी इसको मान लेते हैं हम क्या, फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ, फर्स्ट में जो हम देख पा रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि सर इसमें हम जो डायरेक्शन, जो डिस्टेंस को कवर आउट कर रहे हैं वो एक डायरेक्शन के साथ कवर कर रहे हैं। इट मींस दैट कि व्हेनेवर यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम द फर्स्ट पाथ, यू कैन से दैट वी हैव टू मूव इन द 2 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन? बट इन द केस ऑफ सेकेंड पाथ वी डू नॉट हैव द एनी डायरेक्शन। वी कैन से, हम लोग डायरेक्टली कहेंगे सर हमें 5 किलोमीटर जाना है, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि किस डायरेक्शन में हमारा मतलब किस डायरेक्शन से होते हुए निकल रहे हैं। सो द स्टूडेंट, द आंसर इज दैट कि सर जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी सेकंड वाले रास्ते में क्या था हमारे पास, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब 5 किलोमीटर इज व्हाट, इट्स द ओनली मैग्नीट्यूड, नथिंग, डायरेक्शन इज नॉट मेंशन हियर। सो वी कैन से दैट कि सर दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज दिस? इज द स्केलर क्वांटिटी। सो इससे दो बातें बाहर निकल के आई सर, एक कि सर डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को मेजर कर पाते हैं सर, लेकिन जब हम सर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को मेजर आउट करते हैं, उस चीज को क्या बोला जाता है बेटा? उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और उस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। सो द टू थिंग्स दैट वी हैव टू ऑब्जर्व वन अगेन एंड अगेन, एक चीज आप अपने दिमाग में फिर से एक उस फिगर को लेके आओ कि सर रास्ते दो, एक सीधा रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो गलियों से होके, और मतलब शॉर्टकट या लॉन्ग कट जो भी कहना चाहते हो कह लो, बट सेफ रास्ता। अब जो सीधा रास्ता है वो एक डायरेक्शन से होके जाता है, ठीक? तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें हम क्या बोलेंगे कि जितनी दूरी हमें जानी है और किस दिशा में जानी है, मतलब दूरी और दिशा दोनों निर्धारित हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूरी निर्धारित हो, उसमें हम क्या बोलेंगे सर? इसे स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? सो कैन वी सी द डेफिनेशंस ऑफ द स्केलर एंड अ वेक्टर? ओके, सो in the simple language we can say that the scalar quantity क्या होता है? Scalar is what? Sir, any quantity which have magnitude only, no direction, and do not follow the rule of vector addition, the quantity is said to be scalar quantity. The quantity is said to be a scalar quantity. For example, distance, speed, etc. मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ, सिर्फ दो नाम लिख रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे हम टर्म्स को पढ़ते जाएंगे इसके बारे में और सीखते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक आप लोग के लिए नोट कर रहा हूँ, एक चीज को आप लोग टिक लगाइएगा, इसके बारे में मैं आप लोग को आगे पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। सो एनी क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखो फिर से एक बार, एनी क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन एंड डू नॉट फॉलो द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, the quantity is said to be scalar quantity, for example distance and speed. तीन कंडीशंस यहां पे हमने क्या रखा सर? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक? और तीसरा क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट सर, ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? डिस्टेंस और स्पीड। सो नोट इट डाउन स्टूडेंट, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, बिकॉज जितना जल्दी आप नोट करोगे हम उतना ही कंटेंट्स को ज्यादा कवर आउट कर पाएंगे।
Clear? Okay. Now, just we are moving toward the next section, that is the vector quantity. So we can say that कि sir, vector quantity क्या होता है? So the quantity that consists of the magnitude plus direction plus it follows the rule of vector addition. That quantity is known as vectors. ठीक है. अब आप लोगों को एक जो टर्म मैंने बताया है वो रूल ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने इसलिए बताया है, पता है क्यों? क्योंकि कुछ क्वांटिटीज जब आप हायर क्लासेस में या इसी मतलब जब हायर टर्म्स में जब आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोग को एक चीज समझ में आएगी, पता है क्या बेटा? कि अब जैसे जैसे कुछ क्वांटिटीज ऐसे भी आएंगे जो कि आपको डायरेक्शन भी देंगे, मैग्नीट्यूड भी देंगे, बट वो कहीं ना कहीं क्या कहलाएंगे पता है? स्केलर क्वांटिटी. इसका मैं एक एग्जांपल आप लोग को बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूँ. इलेक्ट्रिक करंट. आप लोगों को भी पता है कि सर इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है. ऑब्वियसली बात है, इट इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फिक्स डायरेक्शन, बट स्टिल इट इज काउंट एज द स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वहां पे क्लॉज जुड़ जाता है कि सर इट डू नॉट फॉलो द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. सो इन द बुक्स up to class 9th it is the clause that is the rule of vector addition कहीं भी आप लोग को देखने को जल्दी नहीं मिलेगा. मिल सकता है, ऐसा मैं कभी मना नहीं करूंगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल हेयर, बट इन द नॉर्मली इट इज नॉट बी सीन. सो वी कैन से दैट कि सर टू कंसिडर एनी क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर वी इट मस्ट फॉलो द 3 कंडीशंस. अभी आप लोग के लिए 3 कंडीशन होते, 4 कंडीशंस भी हैं, लेकिन अभी आप लोग को बस 3 कंडीशन समझना है. फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि सर उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए. सेकंड कंडीशन कि सर उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए. और तीसरा कि सर वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए. इसको हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो बस बट बेसिकली यहाँ पे हम लोग यही देखते हैं कि सर इसको वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए. और इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी आप लोगों को मैंने क्या बताया सर? इलेक्ट्रिक करंट, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता. दैट्स वाई उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, नॉट द वेक्टर क्वांटिटी. सो कैन वी प्रोसीड टुवर्ड्स द वेक्टर क्वांटिटी डेफिनेशन? ओके, अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब किया या नहीं किया बेटा? प्लीज स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि एज अ टीचर इज गिविंग योर बेस्ट, यू शुड हैव टू जस्ट बी डिटरमिन टुवर्ड्स देयर सेल्फ. आपको भी अपने तरफ से डिटरमिन होना चाहिए. मैं लाइक एंड सब्सक्राइब मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप प्रिपेयर्ड रह सको, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर से मोशन खत्म नहीं होगा बेटा, और मोशन के कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं होंगे. इट इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली फिजिक्स में चीजें, टर्म्स एंड कंडीशंस को कैसे हम लिखते हैं, कैसे पुट आउट करते हैं, और कैसे कंसेप्चुअली चीजों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक है, इस आदत को आप लोग को पूरे 9th क्लास एंड पूरे अपकमिंग सेशंस में आप लोग को मेंटेन करके रखना है. That's why like and subscribe is for there. Okay, so can we proceed towards the second section, that is the vector quantity? Okay, so student, as we have seen in the scalar कि सर उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, कोई डायरेक्शन नहीं था, और वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा था. हम जस्ट अब इसमें देख रहे हैं क्या? any quantity which had magnitude direction and it follows the law of vector addition, the quantity is called vector. For example, displacement or velocity, etc. Student, please note it down fast. मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए. Any quantity which had magnitude, direction and it follows the law of vector addition, the quantity is called vector.
फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। क्लियर है? सो आई विल गिव यू अ टाइम ऑफ 1 मिनट इन ऑर्डर टू नोट इट डाउन। इसके बाद अभी हम लोगों को ये पता चल गया कि सर जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें जो यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा वो स्केलर और वेक्टर के टर्म में होगा। तो अब स्केलर एंड वेक्टर का मतलब आप लोगों को पता चल गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन टुवर्ड द टॉपिक दैट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम लोग स्पीड वेलोसिटी को देखेंगे और उसके बाद फिर हम आएंगे इस चैप्टर के सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट पे दैट इज एक्सेलरेशन। क्लियर है? सो बने रहिए, डू नॉट मेक द लेक्चर बोर। तब तक हमेशा जब भी देखो, एक छोटा सा बात बताता हूं, कभी कभी क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूअस वॉच कर रहे हो तो एक इंटरेस्ट आपका खुद से कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन है यार, रोबोट थोड़ी एक काम में लगा दिया लगे रहे हुए हैं। तो जब भी आप लोगों को लगे कि इट्स बिकम बोरियस, मेक द फिजिकल अपीयरेंस, अपने फिजिक्स को थोड़ा सा अपने फिजिकल एक्टिविटीज के साथ मर्ज करते रहो। और जब भी आप लोगों को लगे कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा, तब तक मेरे साथ ऐसे क्या करो, ये दिस इज द पोज। ओके, सो नोट इट डाउन एंड जस्ट मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन। हो गया? Okay, just wait for 1 minute or more. Okay, done. So now we are moving toward the next section. As the name of the topic is written here, that is distance and displacement. So if anyone asks from you that, sir, what is the basic definition of a distance and what is the basic definition of a displacement, then what just you can say that. तो इजी एंड कंसेप्चुअल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो एक छोटा सा बात याद रखना कि सर डिस्टेंस क्या होता है। सर किसी भी पाथ पे जो टोटल समेशन ऑफ द पॉइंट्स होते हैं उसको डिस्टेंस बोला जाता है। मतलब टोटल समेशन ऑफ पॉइंट्स, अब मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन टेकन है ए, ये आप, एंड बी ये आपका दोस्त। आपको जैसे मान लो कि अपने घर से दोस्त के घर पे जाना है, तो यू हैव चूजन, आपके घर से उसका घर कुछ इस तरीके से जाता था। सपोज दैट दिस इज द पाथ एंड डिवाइड इट इनटू द 4 पार्ट्स। जैसे यहाँ से इनिशियल 1 से लेके, यानी ए से लेके इस पॉइंट को आप ओ ले लो, ओ से लेके ए तक फर्स्ट कॉलम मान लो आप, ए से लेके बी तक आप सेकंड कॉलम मान लो, बी से लेके सी तक आप थर्ड कॉलम मान लो, और सी से फाइनल डेस्टिनेशन डी तक आप फोर्थ कॉलम मान लो। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स में, मतलब 4 गलियों से आप, मतलब 4 चौराहों से होके आप क्या जा रहे हो, अपने दोस्त के घर पे जा रहे हो। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, तो आप क्या करोगे? इन चारों चौराहों के डिस्टेंस को आप मेजर आउट करोगे कि सर फॉर एग्जांपल मुझे अपने घर, यानी घर के पास ओ से लेके ए तक, यानी फर्स्ट चौराहा जाने में मुझे मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर लगा। ठीक, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या आता सर? 1 किलोमीटर। ए से लेके बी तक में आपको क्या लगा? 1.5 किलोमीटर। ठीक है, बी से लेके आप लोगों पॉइंट सी तक मान लेते हैं कितना लगा आपको, तो सर बी से सी तक मुझे सर 1.5 किलोमीटर अगेन लगा, और सी से डी तक में क्या लगा? 1 किलोमीटर लगा। तो पूरे आपके फ्रेंड के घर की दूरी कितनी थी सर? आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4। मतलब ये चारों पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, और चारों पॉइंट्स का वैल्यू क्या है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, अगेन 1.5 किलोमीटर, अगेन 1 किलोमीटर, यानी 1, 1.5, 1.5, 3 + 1, यानी टोटल 5 किलोमीटर। तो इस कॉन्सेप्ट में अभी आप लोगों ने क्या देखा कि सर डिस्टेंस इज व्हाट? इट इज अ समेशन ऑफ ऑल पॉइंट।
यहाँ पे जितने भी यूनिट्स आपके सामने दिखेंगे, इन सभी यूनिट्स को हमने क्या किया, ऐड आउट किया. सो बेसिकली वी कैन से दैट कि सर डिस्टेंस इज व्हाट, इट इज द समेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स. क्लियर है? कैन बी जस्ट मतलब ये एग्जाम्पल थोड़ा सा नोटेबल लगा आपको अपने रियलिटी लाइफ ऑफ से, जो क्योंकि आप डेली इस कंडीशन से मूव आउट करते हैं, तो इस तरीके से आप चीज़ों को को रिलेट कर सकते हैं. देखो बेटा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा अच्छा सा बात फिजिक्स में कहा जाता है कि हमारे चारों तरफ चीज़ें हो रही हैं, ठीक, नेचर में ये फ्लोट कर रही हैं, हमें सिर्फ फील करने की जरूरत है. तो ये फिजिक्स को जब तक आप फील नहीं करोगे, अपने डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से उसको को रिलेट नहीं करोगे, आप चीजों को, फिजिक्स को लर्न एंड मेमोराइज नहीं कर सकते हो. सो ट्राई टू फिगर इट आउट. ये कंडीशन आपके पास डेली होता है. अगर आप एग्जाम में बैठे हो और आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि आता है, ठीक, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो आप कैसे को रिलेट करोगे? सर हम अपने दोस्त के घर जाते थे, वही सेम दो एग्जाम्पल जो मैंने फर्स्ट में आप लोगों को स्केलर एंड वेक्टर के समय दिया. सर एक ऐसा डायरेक्शन, एक ऐसा डिस्टेंस, एक ऐसा पॉइंट था जिससे मैं सीधे जा सकता था, बट उसमें खतरा था. मैंने क्या किया, एक ऐसा रास्ता चूज किया जो कि जिसमें कहीं ना कहीं जाना था, बट कोई ना कोई उसमें डायरेक्शन उसका मूव नहीं करता था. तो डायरेक्शन जिसके पास नहीं है उसको क्या बोलेंगे सर? स्केलर. यानी वो क्या है? डिस्टेंस है, क्योंकि उसका एग्जाम्पल में था. तो डिस्टेंस में क्या बोलते हैं सर? समेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स विदाउट डायरेक्शन. और डिस्प्लेसमेंट में क्या बोलते हैं सर? इट इज, अभी डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, अभी फिलहाल डिस्टेंस तक ही रखते हैं चीजों को, ठीक है? तो चले आगे इसके डेफिनेशन पे. कैन वी मूव प्रोसीड फॉरवर्ड? ओके. So students, write down the definition of a distance. So it is defined as the summation of all points of a unit is called distance. See, this is the very technical definition. This type of definition you can't find normally in your books. So we can say that, so distance, what it is defined at the summation of all points of a unit is called distance. एक अच्छा definition है, आप लोग इसको अपने reference के लिए रख सकते हैं. इसके अलावा और एक definition अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि सर the total path covered in a journey, the total path covered in a journey of a body is called distance. दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं. ये थोड़ा इजी है, ये थोड़ा टेक्निकल है. मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि है तो दोनों इजी ही, बट इसके साथ जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें समेशन वर्ड जो है इसको एक अच्छा सा लुक दे रहा है. सो डिस्टेंस इज व्हाट इट इज डिफाइंड एट द समेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ यूनिट इज कॉल्ड डिस्टेंस. एंड इजी डेफिनेशन में हम इसको क्या बोल सकते हैं? द टोटल पाथ कवर्ड इन अ जर्नी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. क्लियर है? सो स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन फास्ट. जस्ट वेटिंग फॉर अ 30 seconds मोर फॉर दिस. तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब प्लीज करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. यस. सो कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके. ओ सॉरी. ओके. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट. अब इसी फिगर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं. क्या करना है मैं बताता हूं. देखिए, अगेन दिस इज पॉइंट ए and this is point P. This is in the west direction and this is in the east direction. So if you are just moving from point A to B, इसके बीच की दूरी क्या है?
2 kilometer in the east direction, in the east direction। ठीक, तो इस बॉडी का इनिशियल पॉइंट क्या है, मान लेते हैं O, और फाइनल पॉइंट क्या है इसका, D, दैट इज डेस्टिनेशन। तो OD क्या है इसका, A और A का इनिशियल पॉइंट, और D क्या है उसका, A का फाइनल पॉइंट, मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन O एंड D इज व्हाट, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। So in the easy language we can say that कि sir, the shortest path, that is the difference between the initial and the final position, is called the displacement of the body। एक definition ये हुआ, मतलब कि सर वो सबसे नजदीकी रास्ता, वो नजदीकी पाथ जो कहीं ना कहीं इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी बताता हो, उस पॉइंट को, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए, ये यहाँ से एक पॉइंट डी तक 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है। ठीक, बट किसी कारण से क्या हुआ, इसको बुला लिया गया, तो ये वापस आता है अपने बीच रास्ते में, दैट इज अप टू पॉइंट सी, जिसमें वो क्या करता है कि 3 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द, अब ए से सी की दूरी क्या है बेटा, ये वाली है, क्या है, ये वाली है ए से सी की दूरी। तो अगर आपसे कोई पूछे डिस्टेंस क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर वो 5 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर वापस आया, तो उसका टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस इज व्हाट, 8 किलोमीटर, डिस्टेंस इज व्हाट, 8 किलोमीटर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, ये 0, फाइनल पॉइंट क्या है इसका 3 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर, तो 2 माइनस 0, ये इसका क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कह सकते हैं कि सर इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। सो कैन बी प्रोसीड एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, और एक और छोटा सा एग्जांपल देख लें। पहले इसको अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। आई विल गिव यू अगेन टाइम ऑफ द 30 seconds, प्लीज नोट इट डाउन। Done? Okay, fine. Now we are moving toward the next section. Displacement. First definition, the difference between initial and final point of an object is called displacement, is called displacement, and the formula that is associated here is x, मतलब जिसको डिस्प्लेसमेंट से डिनोट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स आई, वेर एक्स एफ इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनल पॉइंट, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। क्लियर है, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स एफ माइनस एक्स आई, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट। और बगल में रेफरेंस बना सकते हो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ की दूरी 5 किलोमीटर, बट हुआ क्या कि ये पॉइंट यहाँ तक आ गया, ये पॉइंट सी तक, यानी 3 किलोमीटर बैक हो गया। तो अब ए से ए, मतलब जो ऑब्जेक्ट के था वो कितना मूव किया, तो ऑब्जेक्ट के कितना, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल्स टू
इसका फाइनल पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट 5 माइनस 3 2, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है 2, तो इसका फाइनल पॉइंट क्या है 2, और इनिशियल पॉइंट क्या है 0, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 2 किलोमीटर, तो ये क्या है 2 किलोमीटर की दूरी पे है, ना ही 5 + 3 8 किलोमीटर की दूरी पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 2 किलोमीटर। दैट्स वाई एक बात याद रखिएगा, in the case of circular motion the displacement is 0. Why? Because if we start the circle from any point, किसी भी पॉइंट से आप सर्कल स्टार्ट करो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने सर्कल को, बट ये सर्कल तभी कंप्लीट होगा ना जब ये पॉइंट पे फिर से लौट के आएगा, तो इसका इनिशियल और फाइनल दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है, तो माइनस करने पे क्या मिलेगा 0, तो दैट्स वाई द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0 इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर आप लोग नोट डाल के लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन or the any body which is in the circle motion, then it is called to the displacement of the body is 0. displacement क्या होगा 0. clear है, done, चलिए please note it down fast. Okay, please, done, can we proceed now? अब हम लोग एक डेफिनेशन को और इसके साथ साथ देखते हैं, यहीं पे स्केलर और वेक्टर के पास ही हम एक इसका डेफिनेशन और लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का। एंड द डेफिनेशन इज कि सर एनी ऑब्जेक्ट that covers the shortest path in a specified direction, any object that covers the shortest distance in a specified direction, the objects tends to say cover a displacement. Any object that covers the shortest path in a specified direction, the object tends to say cover a displacement. और यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिएगा, it is a vector quantity. It is a vector quantity. नोट डाल के लिख लीजिए, it is a vector quantity. Student, write it down fast. ये सेकेंड डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट का, फटाफट लिखिए। Any object that covers the shortest path in a specified direction, the object tends to cover a displacement. नोट डाल के क्या लिखना है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डन, डन स्टूडेंट्स, प्लीज डू इट फास्ट। एक और बात जो कि डिस्क्लेमर के तौर पे मुझे पहले बता देना चाहिए था, सपोज डैट बेटा कि अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक आउट कर दिए हैं, तो जो भी आप हमारा चैनल है उस पर आप अपने कमेंट्स के तौर पे उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। इवन अगर आपका लिखने में कुछ छूट जाए या कोई पार्ट आपका नहीं हो सके, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को भी मेंशन कर दीजिएगा। दैट्स वाई मैं उसको एज अ फीडबैक अपने कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना स्पीड कंट्रोल मेथड में या लिखवाने के तरीकों में कहीं ना कहीं बदलाव करूंगा। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि नॉट बिकम अ स्टूडेंट ओनली, बट एज एन जिसको कहते हैं फीडबैक प्रोवाइडर, आप लोग अपने कहीं ना कहीं कमेंट्स को जरूर पुट आउट करते रहिएगा। तो उसके लिए भी क्या जरूरी है, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना बेटा, ठीक। सो कैन वी प्रोसीड towards from this topic? Now the next topic is speed and velocity. मैं यहाँ पे इस क्लास को रोक रहा हूँ, और जैसे होता है ना कि एक मूवी में कि नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा वो जाते जाते तक बता के जाते हैं,
तो नेक्स्ट चैप्टर जो टॉप क्लास आपका मोशन का होगा, उस क्लास में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, डेट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तब तक मैं आप लोगों से 3 बातें हैं जो आप लोग को होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूँ। फर्स्ट, कि आप अपने किसी भी टेक्स्ट बुक जिससे आप पढ़ते हो, आइदर वॉट एवर द पब्लिकेशन इज दैट, एनसीईआरटी हो, एस चांद हो, एच सी वर्मा हो, प्रदीप हो, एबीसी हो, दिनेश हो, एनी XYG कोई भी पब्लिकेशन हो, आप उससे अपने जो टॉपिक है डेट इज द रेस्ट एंड मोशन उसको पढ़ें, रेफरेंस फ्रेम को पढ़ें, रेफरेंस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को पढ़ें, आप उसको जानें, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इन क्वांटिटीज़ को आप समझें। और इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाए, इसको अपने नोट्स के फॉर्म में खुद से लिखें। जो भी चीज़ों को आप लोगों ने समझा, अपने लैंग्वेज में उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। इसके बाद एक जो टास्क है जो मैं आप लोगों को फ्यूचर के तौर पे दे रहा हूँ, वो क्या है कि आपको स्पीड वेलोसिटी के बारे में पढ़ के आना है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। रीज़न इज़ व्हाट, कि जब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने जाएंगे, आपको खुद रियलाइज होगा कि सर स्पीड एंड वेलोसिटी इज को रिलेटेड विद दैट टॉपिक। तो स्पीड एंड वेलोसिटी को भी आप समझ जाएंगे। उसके बाद फिर हम उस क्लास से फिर न्यूमेरिकल्स का कारवां को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज स्पीड एंड वेलोसिटी के बाद हम जो टॉपिक्स उसके अंदर देखेंगे, दैट इज कॉल्ड द सब टॉपिक, दैट इज द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। फिर उसमें न्यूमेरिकल्स को करेंगे हम, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफ्स के इक्वेशंस, फिर ग्राफ्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज़ों को हम फॉलो आउट करेंगे। वन थिंग जो मैं आप लोग को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ सिलेबस बाउंडेड टीचर एंड आई एम नॉट वांट टू मेक माई स्टूडेंट सिलेबस बाउंडेड। पढ़ाई करना है, फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स में मोशन पढ़ना है। फिर ये मत देखना कि किस किताब से पढ़े सर, क्या पढ़े। ऐसा पढ़ो कि तुम्हारे किसी भी किताब का क्वेश्चन है वो तुम्हारे लिए इजी रहे। सो लर्न फिजिक्स, इन फिजिक्स मोशन को पढ़ना है, किसी किताब से नहीं पढ़ना है, किसी टॉपिक से नहीं पढ़ना है। सो स्टूडेंट, कैन वी जस्ट एंड द लेक्चर हेयर? जाते जाते तक बस लास्ट में बस यही बोलूंगा, स्टूडेंट इफ यू लाइक इट, just pass this message or pass this channel to your friends, to your colleagues, to your family members, and please subscribe also and make it as a huge, such that it creates the impact in the mind of all the rest of your members that you know. Okay, so can we end the class today? मिलते हैं next class में। जाते जाते तक सिग्नेचर जो मेरा रहेगा फिक्स वो ये, चलो बाय।